जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अगर इससे पहले के 3 चैप्टर जो कराए गए हैं आपने नहीं किए हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। सभी क्लासेस आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताई गई हैं, जिससे आपको कम से कम समय में आपका चैप्टर कंप्लीट किया जा सके। आपका एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लासेज यहाँ कराई जाती हैं उसके PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे अगर आप रिवीजन करना चाहें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पहले भी कहा है, आप व्यू ज़रूर किया करिए, मीन्स अपना बताया करिए कितना आपको समझ में आया। जो भी बातें ना समझ में आई हों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब लेक्चर आप पूरा देख लिए, आपको कोई भी टॉपिक कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4 में हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमें HSRA के विषय में पढ़ना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के विषय में। इसके पहले हमने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पढ़ लिया था। इसका एक प्रकार से उदय का कारण क्या रहे हमने पढ़ा था, उनके उद्देश्य क्या थे, कब इसका गठन हुआ था, कितने सदस्य थे और इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमने पढ़ा था। इसके पहले हमने बताया था जो HRA जो संगठन था, एक प्रकार से HRA एसोसिएशन जो था उसका दमन एक प्रकार से हो चुका था, क्योंकि जो उन्होंने काकोरी कांड किया था उसके पश्चात जो भी मुख्य सदस्य HRA के थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी मुख्य सदस्य थे उनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार करके सज़ा भी दी गई थी, उम्र कैद की सजा दी गई थी। हमने काकोरी कांड में आपको बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन सभी को फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह फरार हो गए थे और धीरे धीरे सचिंद्र नाथ बख्शी और मनमथ नाथ गुप्ता, ये दोनों जो थे, इन्हें केस समाप्त जब हो गया था, लोगों को फांसी हो गई थी, फिर जब ये पकड़े गए, गिरफ्तार इन्हें किया गया तो इनके ऊपर एक प्रकार से केस चला के इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई थी। इस प्रकार आपने चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में आपने HRA के विषय में पढ़ा था और आपको यह समझ में आ गया था कि HRA जो संगठन है एक प्रकार से उसके जो प्रमुख सभी नेता थे, लीडर थे, सभी एक प्रकार से ख़त्म हो चुके थे और जो बच्चे थे अलग अलग जगहों पर विभाजित हो गए थे। तो उसके पश्चात उन्होंने अलग अलग कई संगठन बनाए, जिनमें से एक नौजवान भारत सभा प्रमुख थी, जो कि पंजाब में इसका बनाया गया था और स्थापना इसका भगत सिंह ने किया हुआ था 1926 में। हमने आपको बताया था कि फांसी कब दी गई थी उनको, जो 4 लोग थे उनको फांसी कब दी गई थी, 1927 में दी गई थी, लेकिन बीच में ही केस कब से चला था, 1925 में ये लोग पकड़े गए थे, 1927 तक केस चला था और उसके पश्चात फांसी हुई थी। बीच में ही भगत सिंह ने एक नौजवान भारत सभा जो है वह एक सभा का संगठन किया भगत सिंह ने। इसके पहले जो HRA संगठन हमने देखा था वह एक गुप्त सभा थी, गुप्त संगठन था, लेकिन यह नौजवान भारत सभा जो है वह गुप्त संगठन नहीं है। इसकी स्थापना भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, भगवती चरण बोहरा जी ने, इन सभी लोगों ने मिलकर की हुई थी। ये एक प्रकार से सभी लोगों को जागरूक कर रहे थे और कोई भी गुप्त क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। जो भगवती चरण बोहरा जी हैं उनका उन्होंने लिखा हुआ है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब और नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र उन्होंने लिखा हुआ है। जो नौजवान भारत सभा यह संगठन उन्होंने बनाया, इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था, भगवती चरण बोहरा ने, और इनके द्वारा लिखी गई एक थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। जो नौजवान भारत सभा है उसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों में देशभक्ति जगाना। भारतीयों में देशभक्ति जगाएंगे तभी वह अपने देश के लिए एक प्रकार से अधिकार के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह क्रांतिकारी आंदोलनों में साथ देंगे, स्वतंत्रता के आंदोलनों में साथ देंगे। जब देशभक्ति जग जाएगी तो अंग्रेजी सत्ता का अंत उनका उद्देश्य था और लास्ट उनका उद्देश्य था मजदूरों और किसानों का राज। एक प्रकार से जब अंग्रेजी सत्ता खत्म हो जाएगी तो किसका राज होगा, ऐसा नौजवान भारत सभा कहते थे कि मजदूरों और किसानों का लाभ होगा। नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था और इस संगठन का उद्देश्य भारत के युवाओं को एकजुट करना और उन्हें स्वतंत्रता और क्रांति का महत्व को बताना था। इसके बाद जो भी
छोटे छोटे अलग अलग कई सभाएं होती हैं, लेकिन उसके पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद सोचते हैं, जब उन्हें फांसी दे दी जाती है चारों लोगों को 1927 में, तो चंद्रशेखर आज़ाद सोचते हैं कि ये छोटी छोटी सभाओं से कोई काम नहीं चलने वाला है, हमें फिर से एक बड़े यचारे के जैसा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जैसा एक बड़ा संगठन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में सभा बुलाई। किसने बुलाई थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। जिसमें कौन कौन आए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा, जय गोपाल आदि बहुत से लोग आए थे और उन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान में एकत्रित होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संगठन किया हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पहले से नाम था सोशलिस्ट, एक प्रकार से समाजवाद की भावना लोगों में उस समय ज़्यादा जागृत हो रही थी, सोशलिस्ट इसमें ऐड किया गया। जो यचारे था उसका क्या उद्देश्य था? भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना थी और क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन हमने पहले ही बताया था, क्रांतिकारी आंदोलन में क्या क्या आता है। अब क्रांतिकारी आंदोलन हमें करना होगा तो लोगों की सबसे पहले उसमें भर्ती करनी होगी, फिर उन्हें प्रशिक्षण देना होगा और हमें युद्ध लड़ने के लिए, हमें विद्रोह करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। धन क्यों आवश्यक होगा? लोगों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए, साथ ही साथ हथियार खरीदने के लिए, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब भर्ती हो गई, प्रशिक्षण हो गया, धन मिल गया, हथियार मिल गया, तब हम जाकर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देंगे और हमारे स्वतंत्रता के लिए वह एक प्रकार से सफल हो जाएगा। अब हमने पढ़ लिया यचारे का संगठन किस प्रकार हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब चारों लोगों को फांसी दे दी गई तो उनके याद में एक प्रकार से बोला कि एक ऐसा संगठन फिर से होना चाहिए, बड़ा संगठन होना चाहिए, छोटे छोटे संगठनों से कार्य नहीं होगा। उस समय जब 1925 में ये सभी गिरफ्तार हो गए थे, उसके बाद बहुत से छोटे छोटे जो सभाएं थी, संगठन थे, बने हुए थे, लेकिन यचारे फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी को बुलाया और यचारे का संगठन किया। यचारे के प्रमुख कार्यों में क्या क्या आता है? सैंडर्स की हत्या जो कि 1928 में हुई थी, असेंबली बम कांड 1929 में, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में। ये तीनों कार्य प्रमुख हैं किसके? यचारे के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये तीन कार्य प्रमुख हैं। अभी हम इन तीन कार्यों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सैंडर्स की हत्या के विषय में पढ़ेंगे जो कि 1928 में हुई थी। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 17 दिसंबर 1928 को यह अंजाम किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन जो है गठित होता है और 1928 में भारत आता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको आपको PDF में सुधार करके दे दिया जाएगा। तो 1927 में साइमन कमीशन जो है वह गठित होता है, 1928 में भारत आता है। अब आप सोच रहे होंगे साइमन कमीशन के विषय में हम क्यों बता रहे हैं। ये आपके सिलेबस में भी है साइमन कमीशन, आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर जो होगा आपके एक प्रकार से विदेश में क्रांति होगी, उसके बाद हम साइमन कमीशन को मुख्यतः पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी। लेकिन यहाँ पर आपको साधारणता बता दें, जो सैंडर्स की हत्या है वह सीधे सीधे साइमन कमीशन जो गठित हुआ था, जो भारत में आया था, उसी पर यह आधारित है, सैंडर्स की हत्या। तो 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था, 1928 में भारत आया और साइमन आयोग में सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। भारत में इसका विरोध हुआ। अब आए थे भारत के जो भी सुधार किए गए थे उसकी जांच करने, तो भारत का उसमें सदस्य होना चाहिए था, लेकिन सभी सदस्य जो थे वो उसमें अंग्रेज थे। इसलिए भारत के सदस्यों ने, भारत के लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक प्रकार से जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था, उसके अनुसार यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो किए गए सुधारों की प्रभाव की जांच करेगी। परंतु दबाव इतना बढ़ा, 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और 1928 में यह भारत आ गया। जैसा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था कि 1929 में अर्थात 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किए गए सुधारों की जांच करेगा। लेकिन उस समय चारों लोगों की एक प्रकार से फांसी हो गई और विभिन्न कार्य हुए जिससे विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उससे पहले ही 1929 में, 2 वर्ष पहले ही 1927 में यह साइमन कमीशन का गठन किया गया सुधारों की जांच करने के लिए और 1928 में वह भारत
आ गया। 30 अक्टूबर 1920 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। एक प्रकार से उसमें सभी जो सदस्य थे वे अंग्रेज थे, इसलिए उसका गठन जो किया गया था उसके खिलाफ सभी विद्रोह करने लगे भारत के लोग 30 अक्टूबर 1920 को। अब उसमें और इसी विरोध के लिए सभी लोग लाहौर में एक प्रकार से जुलूस करना चाहते थे, लाहौर में सभाएं करना चाहते थे, लाहौर में अनशन करना चाहते थे। तो उस समय जो यशस्वी था J.A. स्कॉट ने, उसने आदेश दिया कि लाहौर में कोई जनसभा या जुलूस नहीं होना चाहिए। ये आदेश तो J.A. स्कॉट ने जारी कर दिया कि कोई भी जनसभा या जुलूस नहीं होना चाहिए लाहौर में, लेकिन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक प्रकार से ठान लिया था और वह आदेश का उल्लंघन करने लगते हैं। तो वहाँ पर उपस्थित जो J.P. सैंडर्स, एक प्रकार से ASP रहता है, सहायक पुलिस अधीक्षक, वो जो वहाँ पर था, वहाँ पर उस समय कौन था? J.P. सैंडर्स। क्रांतिकारियों ने आदेश का उल्लंघन करने का ठान लिया था और उल्लंघन कर दिया। तो वहाँ पर उपस्थित J.P. सैंडर्स, जैसे कि यशस्वी जो है वह उच्च अधिकारी था, उन्होंने बस एक प्रकार से आदेश जारी किया, लेकिन उसको लागू कौन करवाता? वहाँ पर उपस्थित जो सहायक पुलिस अधीक्षक ASP था। तो उपस्थित वहाँ पर कौन था? J.P. सैंडर्स। उसने क्या किया कि जनता पर लाठीचार्ज कर दिया तथा जुलूस का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। J.P. सैंडर्स जो है वह लाठीचार्ज कर देता है जनता पर, और उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे जो लाला लाजपत राय हैं वह घायल हो जाते हैं, और उसी घायल अवस्था की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह पहली घटना घटी। तो H.S. आर्य ने J.A. स्कॉट की हत्या का योजना बनाया, क्योंकि आदेश जो है J.A. स्कॉट ने ही जारी किया था। 17 दिसंबर 1920, एकदम करेक्ट एक महीने के पश्चात 17 नवंबर को 1928 को उनकी मृत्यु हुई थी। 17 दिसंबर 1928 को एक प्रकार से J.A. स्कॉट के हत्या का योजना बनाया जाता है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपको नोट्स में सुधार करके दे दिया जाएगा। तो H.S. आर्य, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, J.A. स्कॉट या H. आर्य जो था उसमें भी कोई भी कांड होना रहता था, कोई भी वह कार्यक्रम बनाते थे, कोई भी योजना बनाते थे, तो अपने सदस्यों का चुनाव करते थे। तो H.S. आर्य के 4 सदस्यों का चुनाव किया गया इस कार्य को अंजाम देने के लिए। J.A. स्कॉट की हत्या का योजना बनाया गया, जिसमें 4 सदस्यों को चुना गया, जिसमें से जयगोपाल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 4 लोग थे। जिसमें से जयगोपाल का कार्य था वह टो लेने, अर्थात एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन लेने का कार्य एक प्रकार से जयगोपाल को दिया गया। वह जाकर पहचानता कि J.A. स्कॉट आ गए हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं, ये सभी जानकारी किसको देना था? जयगोपाल देने वाला था। तो वह जाता है, उस समय स्कॉट नहीं आता है, सैंडर्स आ जाता है। वह दोनों एक प्रकार दिखने वाले थे, अंग्रेज थे। तो जयगोपाल जो है, जब सैंडर्स आता है तो उसे स्कॉट समझ लेता है और टोह दे देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो राजगुरु वहाँ पर आते हैं, सैंडर्स को गोली मार देते हैं। वह समझते हैं कि वह J.A. स्कॉट है, उसे गोली मार देते हैं। फिर भगत सिंह आते हैं, भगत सिंह उनको कई गोलियां मार देते हैं, जो कि उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। उनके साथ उपस्थित 2 हेड कांस्टेबल थे, एक चनन सिंह था और एक मिस्टर कॉर्न था। चनन सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद ने मारा था और मिस्टर कान को भगत सिंह ने मारा था। इस प्रकार से सैंडर्स की हत्या हो जाती है। वह गए थे J.A. स्कॉट की हत्या करने के लिए, लेकिन जयगोपाल जो थे, जिन्हें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा गया था, वह सैंडर्स को स्कॉट समझकर जानकारी दे देते हैं और राजगुरु पहुंचकर उनको गोली मार देते हैं। एक गोली लगने के पश्चात भगत सिंह कई गोलियां उनको 3-4 गोली मार देते हैं और उनकी हो जाती है मृत्यु। उनके साथ उपस्थित हेड कांस्टेबल 2 थे, चनन सिंह और मिस्टर कॉन जो थे। चनन सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद मारते हैं और मिस्टर कान को कौन मारता है? भगत सिंह। इस प्रकार से सैंडर्स की हत्या कर देते हैं वो लोग, और उसके बाद वहाँ से हो जाते हैं फरार। फिर एक प्रकार से पोस्टर लगा के लोगों को, जनता को बताते हैं किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या मारने का कोई भी हमारा एक प्रकार से उद्देश्य नहीं था। हमने इसलिए मारा क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा दमनात्मक कार्य किए जा रहे थे, हमारे विरोधों को दमन किया जा रहा था, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था, इसलिए हमने एक प्रकार से एक दमनात्मक अधिकारी की जान ली हुई है। इसके पश्चात दूसरा कार्य होता है H.S. आर्य द्वारा असेंबली बम कांड। कब होता है? 8 अप्रैल 1929 में।
और 1928 में हुआ था ये सैंडर्स की हत्या उन्होंने की हुई थी। 8 अप्रैल केंद्रीय विधानसभा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल दोनों को पास करने वाला था। 8 अप्रैल डेट क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ पर 8 अप्रैल को ही केंद्रीय विधानसभा में बहुत से जो मुख्य अधिकारी थे उपस्थित होने वाले थे, क्योंकि उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल दोनों बिल को पास करने के लिए सभी एकत्रित हो रहे थे। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को ही असेंबली बम कांड के लिए चुना गया था HSRA के सदस्यों के द्वारा। केंद्रीय विधानसभा के उस अध्यक्ष कौन थे उस समय? विट्ठल भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना सभी सभा में उपस्थित थे। सभा में बहुत लोग, बहुत ही जो उच्च पद वाले थे सभी लोग उपस्थित होते, इसीलिए इस डेट को चुना गया था। और इसका एक प्रकार से योजना क्या बनाई गई थी? उस समय जो 2 लोगों को चुना गया, HSRA के 2 सदस्यों को चुना गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो दोनों गए और इस कार्य के लिए ये सभी चुने गए। इन्होंने असेंबली में बम फेंके जिससे किसी को भी हानि नहीं हुई। एक प्रकार से बहुत छोटा बम था और ऐसी जगह पर उन्होंने मारा जहाँ पर किसी को हानि नहीं हुई। उन्होंने बम फेंके, पर्चे बांटे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लगाया और आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वह न्यायालय के द्वारा अपनी बात को रखना चाह रहे थे। उनका किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वहाँ पर उपस्थित जनता को हानि पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। वह बम फेंककर अपने तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किए और पर्चे बांटे। पर्चे में उनके द्वारा लिखे गए उद्देश्यों को लिखा हुआ था। उन्होंने लोगों के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए पर्चे बांटे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लगाया और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे पहले अपने बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने पर्चे बांटे और फिर न्यायालय के द्वारा अपनी बात को रखने के लिए वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी जाती है। इसके जो जुर्म इन्होंने किया था, इनको लाहौर जेल भेज दिया गया। अब यह जो इन्होंने बम मारा था, इससे किसी की हानि नहीं हुई थी, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई थी। इसके लिए इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि यह जो जुर्म था यह बहुत ही छोटा था। और यह जो दोनों थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोनों ही बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। लोगों के मन में विरोध का भावना उत्पन्न कर रहे थे। तो जो भी सरकार थी उस समय, इनके ऊपर ऐसे ऐसे केस पुराने जो थे सभी खोल देते हैं, जैसे कि लाहौर षड्यंत्र केस। अब लाहौर षड्यंत्र केस में क्या है आगे चलकर पढ़ेंगे। अब जब इन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई, दिल्ली में इन्हें सज़ा सुनाई गई, उसके बाद इन्हें लाहौर जेल भेज दिया गया। इनको काला पानी सज़ा के लिए सीधे पोर्ट ब्लेयर नहीं भेजा गया, क्योंकि यह एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्हें पता था, सरकार को पता था कि इन्हें कोई ना कोई व्यवस्था करके इन्हें छुड़ा लिया जाएगा, इसलिए इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस लगा देते हैं और इन्हें लाहौर भेज देते हैं। और जितने भी अन्य क्रांतिकारी नेता थे, जैसे कि राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, सबको वहाँ पर ला देते हैं। कहाँ पर? लाहौर। और सभी के ऊपर केस जो भी पुराने थे, जितने भी थे, वह लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो बम फेंका इन्होंने, इसकी फिलॉसफी क्या थी? मतलब इनके पीछे, बम फेंकने के पीछे इनकी सोच क्या थी? इनका मानना था कि सरकार हमारा शोषण करती है। कौन? ये सभी HSRA के सदस्यों का मानना था, जिसको एक प्रकार से बम के माध्यम से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लोगों के सामने लाया। उनका मानना था कि सरकार हमारा शोषण करती है, इसलिए विरोध तो तय है, अर्थात लोग विरोध करेंगे ही। सरकार हमारे विरोध का दमन करती है, मतलब हमारी बातों को सुनती नहीं है। जो भी हम विरोध करते हैं अपने न्याय के लिए, वह विरोध करते हैं तो उसको दमन कर देती है इल्लीगल तरीके से, जो कि एक जायज़ बात नहीं है। हमारी आवाज़ को सुनती नहीं है, अर्थात सरकार बहरी है, और बहरी सरकार के कान खोलने के लिए तेज़ आवाज़ चाहिए, इसलिए हमें बम मारना पड़ा, जिससे उनके कान खुल जाएं और मेरी बातों को सुन सकें। अब आवाज़ क्या पहुंचाना चाहते थे? वह क्या क्या न्याय मानना चाहते थे? वह चाहते थे कि संवैधानिक सुधार एक धोखा है, इसे बंद किया जाए। जो संवैधानिक सुधार के नाम पे जनता को धोखा दिया जा रहा था, यह HSRA समझ गई थी। आगे चलकर कांग्रेस के नेता भी समझ जाते हैं। जैसे कि 1909 में आपको देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक संवैधानिक धोखा दिया जाता है।
फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार के नाम से 1919 में आपको एक छोटा सा संवैधानिक धोखा दिया जाता है। जब भी कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन हो तो सुधार के नाम पर छोटा सा कोई ये बिल पास कर देते थे और कहते थे कि देखिए हमने संवैधानिक सुधार कर दिया, लेकिन उसके पश्चात उसके द्वारा कुछ होता नहीं था। तो वह चाहते थे कि इसे बंद किया जाए, दमनकारी कानून को हटाया जाए। अब रॉलेट एक्ट जैसे विभिन्न जो कानून उन्होंने बनाए थे, बिना अपील बिना दलील लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में डाल देते थे, इन सभी दमनकारी कानूनों को हटाया जाए। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण बंद हो और एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण बंद होना चाहिए, ये सभी बातें, और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हो। अब हम आगे देखेंगे। अब लाहौर जेल में हमने बताया था जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सभी लोग एकत्रित हो गए थे, सभी को एक साथ लाकर लाहौर जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन सोचे थे यहाँ पर आकर इनके ऊपर केस चलाकर इन्हें शांत कर दिया जाएगा, लेकिन जब वह लाहौर जेल में पहुँचते हैं, कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, शिव वर्मा आदि सभी लोग थे। अब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जेल की व्यवस्था देखी। जेल की व्यवस्था बहुत ही निम्न कोटि की थी। इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया और उन्होंने मांग क्या क्या की कि हम एक प्रकार से जो भी हैं, हमने राजनीति के लिए अपने विरोध किया हुआ है तो हमें राजनीतिक बंदी माना जाए और हमें साधारण कैदी की तरह न रखा जाए, विशेष सुविधाएं दी जाएं। ये सभी मांगे उन्होंने की। स्नान की व्यवस्था, स्वच्छ कपड़े तथा पुस्तक पत्र पत्रिकाएं बिना बाधा के मिले। वह स्वच्छ कपड़े उन्हें मिले, स्नान की अच्छी व्यवस्था हो, पुस्तक मिले पढ़ने के लिए, और एक प्रकार से एक सरकार की तरफ से हमें क्या मिले? पत्रिका मिले, पेपर मिले, न्यूज़पेपर मिले, जिसे हमें बिना किसी कोई मांग किए मिले, वह सरकार की तरफ से मिले, उसके लिए हमें कोई भी धन ना देना पड़े। असम्मानजनक कार्य जबरदस्ती नहीं करवाया जाए। अब ये सभी मांगे उन्होंने की तो हड़ताल प्रारंभ किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे वो 3 चरण में एक प्रकार से हड़ताल करते हैं। पहले वह दिल्ली रहते हैं, उसके बाद धीरे से वह लाहौर भेजे जाते हैं, तो उनका अलग अलग चरण में होकर 81 दिन हड़ताल हो जाता है। और जो कुछ अन्य लोग थे वह 53 दिन का हड़ताल करते हैं। लेकिन जतिन दास जी हैं वह 63 दिन हड़ताल करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। 53 दिन हड़ताल के बाद जो सरकार है वह कुछ मांगों को मान जाती है, जैसे कौन कौन सी? चारपाई लाकर दे देती है, मोमबत्ती, जब बिजली चली जाए तो मोमबत्ती लाकर दे देती है, अखबार आदि व्यवस्थाएं दी जाती हैं। लेकिन इन सभी मांगों को जब पूरा कर दिया गया तो जो 53 लोग थे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ये इन सभी ने हड़ताल को त्याग दिया। लेकिन जतिन दास ने कहा कि जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती मैं हड़ताल को नहीं त्यागूंगा। जतिन दास जो है 53 दिन पर नहीं रुकते हैं, वह आगे भी हड़ताल करते हैं। 63 दिन पर जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भारत के लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है, लोग विरोध करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू काम रोको प्रस्ताव शुरू कर देते हैं। सरकार पर अलग अलग दबाव बनाया गया और सभी मांगे मान ली गई। अलग अलग जो भी दबाव बनाए गए, जिससे क्या हुआ कि जो भी मांगे थी सभी पूरी कर दी गई। एक मांग थी उनकी कि अलग वार्ड बनाया जाए, जो भी सामान्य कैदियों के वार्ड में हमें न रखा जाए। ये सभी जो मांगे थी आगे चलकर पूरी कर दी जाती हैं। अब लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में हमने बताया था। हमने बताया कि जो भी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे और अन्य क्रांतिकारी जो भी थे उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, क्योंकि बम फेंकने पर, असेंबली बम फेंके थे जो, उससे किसी की हानि नहीं हुई थी, उससे उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो पुराने जितने भी केस थे उन्होंने खोल दिए। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 2 प्रकार के थे। एक प्रकार से लाहौर षड्यंत्र केस एक पहले चला था 1915 में गदर पार्टी के सदस्यों पर, और यह है 1928 में भगत सिंह ट्रायल पर चला था। केस 1928 वाला उठाया गया था, अर्थात सैंडर्स और जो 2 हेड कांस्टेबल थे उनकी जो मृत्यु इन्होंने की थी, इन्होंने जो हत्या की थी, उस केस को उठाया गया था। लेकिन इसको चलाया कब गया? 1929 में, जब इन्होंने एक ये किया, बम असेंबली में फेंका, तो 1929 में पुराने केस जो 1928 वाले थे उन्हें भी खोल दिया गया। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, पीडीएफ में आपको सही करके दे दिया जाएगा, लेकिन देखिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो यह 10 जुलाई 1929 को प्रारंभ हुआ। क्या
लाहौर षड्यंत्र केस जो है वह 10 जुलाई 1929 को प्रारंभ होता है और इसका फैसला कब होता है? 7 अक्टूबर 1930 को इसका फैसला हो जाता है। और यह किसके नेतृत्व में होता है? लाहौर सेंट्रल जेल के स्पेशल जो मजिस्ट्रेट हैं राय साहब पंडित श्री कृष्ण जो हैं उनके द्वारा सैंडर्स तथा हेड कांस्टेबल की हत्या, डकैती, पंजाब नेशनल बैंक लूट का प्रयास, सहारनपुर, आगरा आदि हथियारों के कारखाने, ये सभी जो पुराने मुद्दे थे सभी को इनके ऊपर खोल दिया जाता है। और सरकार की, ब्रिटिश की एक प्रकार से पूरी यही सोच रहती है कि किस प्रकार भगत सिंह और जो भी अन्य क्रांतिकारी हैं इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, जिससे यह बाहर ना निकल सकें और लोगों के मन में आक्रोश, लोगों के मन में विद्रोह को न फैला सके। 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी का फैसला दिया गया, जिसके अनुसार 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी चाहिए थी। 7 अक्टूबर को यह फैसला आया कि 24 मार्च को इन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन भगत सिंह को फांसी देने के बाद भारत की जनता में इतना आक्रोश दिखाई दिया कि 12 घंटे पूर्व ही 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे फांसी दे दी गई भगत सिंह को। और उनको पीछे के रास्ते से ब्रिटिश के जो भी अधिकारी थी वह ले जाकर उनको जलाने का प्रयास भी किए थे, लेकिन अंतोगत्वा जब जलाने लगे तो वहाँ पर भारत की जनता पहुँच गई थी और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार की हुई थी। जब फांसी दी जा रही थी 24 मार्च को उनको एक प्रकार से आदेश दिया गया था, फैसला किया गया था, लेकिन 12 घंटे पूर्व ही उन्हें फांसी दी जा गई। भगत सिंह को जब फांसी के लेने के लिए लेने गए थे वहाँ के अधिकारी जो थे, वो हेड कांस्टेबल जो थे वह जब जाते हैं तो वह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होते हैं और वह कहते हैं कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, कुछ समय हमें दें, उसके पश्चात हम चलेंगे। और वह हंसते हंसते देश के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं और जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। और उन्होंने लोगों को एक प्रकार से उत्साहित किया कि आप भी अपने देश के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कीजिए और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लीजिए। इस प्रकार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संगठन एसोसिएशन था, इसमें ये सभी कार्य हुए और इसका संगठन कैसे हुआ, सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे विदेश में हो रहे भारत के लिए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, जिसमें हमें गदर पार्टी, कामागाता मारू जो कांड है, इन दोनों चीज़ों के विषय में पढ़ना है। फिर हमारा आगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स, ये सभी जो आंदोलन है इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। जो भी बात आपको न समझ में आई हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।